अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी का वार्म वेलकम है वाई टी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। मैं हूं आपका होस्ट अमन बहल। इस क्लास के जरिए जो शाम को 6 साढ़े 6 बजे पब्लिश होती है, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एसएससी, बैंक्स, यूपीएससी सभी एग्जाम्स के इंग्लिश के सेक्शन को हैंडल करना सिखाया जाता है। आज की जो क्लास है वो बेस्ड होगी द हिंदू के फर्स्ट एडिटोरियल पे, ग्लिमर ऑफ होप, जो कि लिखा गया है इजराइल हमास वॉर पे। अभी थोड़ा सा एक रिस्पाइट, थोड़ा सा ब्रेक आया है इस वॉर के अंदर। आर्टिकल को पढ़ते हुए ध्यान रखें, आपसे ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रीहेंशन जो भी पॉइंटर्स शेयर किए जाएं, सभी के सभी पॉइंटर्स को इस क्विज पे अप्लाई करना है। 12 क्वेश्चन है इस क्विज में। जो कुछ सीखो यहाँ पे अप्लाई करो, 12 आउट ऑफ 12 आपको मार्क्स मिले। सॉल्यूशंस क्विज के एट द एंड ऑफ द क्लास करवाएंगे। आइए क्लास को शुरू करते हैं। कह रहा है जी ग्लिमर ऑफ होप। देखिए, ग्लिमर का मतलब होता है रोशनी, लेकिन कैसी वाली? वो ट्विंकल करते हुए, टिमटिमाते हुए सितारों वाली, है ना, हल्की रोशनी, फ्लैश बोल सकते हैं इसको। और होप का मतलब है आशा, यानी कि ऑप्टिमिज्म। कह रहा है आशा का एक ट्विंकल, आशा के सितारे जो है टिमटिमाते हुए, टिंकल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये कहाँ दिखाई दे रहे हैं और किस आशा के? कह रहे द पोज इन वॉर आफ्टर द होस्टेज रिलीज डील गिव्स पीस अ चांस। कह रहे जो पोज आएगा, पोज का मतलब क्या होता है? टेम्परेरी ब्रेक। इसको रिस्पाइट भी बोलते हैं, RESPITE, है ना, हल्का सा विराम। कह रहे जो हल्का सा पोज आएगा, ब्रेक आएगा या हॉल्ट आएगा इस वॉर में, यानी कि इजराइल हमास वॉर में। और कब? जब हॉस्टेज रिलीज डील होगी। ये क्या है जी? हॉस्टेज का मतलब है बंदी जो आपने पकड़ रखे हैं, रिलीज करना यानी छोड़ना, और डील आप समझते ही हैं। तो दोनों तरफ से हॉस्टेज को छोड़ा जा रहा है। कुछ हमास के जो है इजराइल छोड़ेगा, और इजराइल के हॉस्टेज जो है हमास छोड़ेगा। कह रहे इस डील के बाद जो भी पोज आएगा वो पीस को एक चांस देता है, उसके बाद शांति का एक मौका हमें मिलता है। हो सकता है ये पोज लंबा टिक जाए, हो सकता है वॉर खत्म ही हो जाए। एक बार दोनों कंट्रीज अपने हथियार जो है नीचे रख देंगी, हॉस्टेज को रिलीज करेंगी एक दूसरे के, वहीं से शायद ये शांत हो जाए पूरा का पूरा झगड़ा। पोज आपका सब्जेक्ट है, गिव्स इसकी वर्ब है, पीस यानी शांति, हॉस्टेज मैंने आपको बता दिया, ऐसा आदमी जिसको आपने कैप्चर कर रखा है, डिटेन कर रखा है, पकड़ के बंदी बना के कैप्टिव पोजीशन में रखा हुआ है। प्रिजनर भी बोल सकते हैं इसको, है ना, आपने पकड़ा हुआ है तो। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आर्टिकल आज वोकैब के मामले में हैवी है। मैं भी दिखा देता हूँ आपको। सारे वोकैब वर्ड शुरू में देख लो, ताकि पढ़ते हुए बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। एक लाइक और एक शेयर क्लास को देंगे तो क्लास को बहुत रीच मिलेगी। मुझे पता है आपने नहीं दिया, दे देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। चलिए, इन क्लासेस के साथ में अगर आपको एडिशनल बूस्ट चाहिए अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आपकी अपनी ऐप को, योर इंग्लिश ट्यूटर। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है, एंड्रॉयड और iOS दोनों पे अवेलेबल है। ऐप पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे अलग अलग एग्जाम्स के, अलग अलग टॉपिक्स के, सब्जेक्ट्स के। जैसे कि राइटिंग का कोर्स है, जनरल कोर्स है, जहाँ बेसिक्स टू एडवांस्ड आपको राइटिंग सिखाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। कोर्स के प्राइस पे थोड़ा इंक्रीज आने वाला है। इंक्रीज आने से पहले आप डिस्काउंटेड प्राइस पे इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसी तरीके से आपको यूपीएससी का माइग्रेशन कोर्स मिल जाएगा, अभी लॉन्च हुआ है 1.5-2 महीना पहले, जिसमें आपको यूपीएससी के हर आस्पेक्ट को इंग्लिश में हैंडल करना सिखाया जा रहा है। चाहे वो फिर एसए हो, प्रेसी हो, सीसेट हो, आंसर राइटिंग हो, कंपलसरी पेपर हो, वोकैब या ग्रामर हो। साथ ही आपको एसएससी बैंक के कोर्स भी मिल जाएंगे। ये नंबर है व्हाट्सएप, इस नंबर पे आप टीम से व्हाट्सएप करके बात कर सकते हैं। एसएससी बैंक के कोर्सेज में कंटेंट को अपडेट किया जा रहा है। इस साल के मेंस एग्जाम्स का फ़ायदा इन कोर्स के जरिए उठा पाएंगे। आज की वोकैब शीट में अगेन 5 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड नया है आपके लिए, क्लिंच। देखिए, क्लिंच वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है किसी चीज़ को झपट्टा मारना, या किसी चीज़ को पकड़ लेना झपट्टा मार के। और वहीं से इस वर्ड का जो दूसरा मीनिंग है, निगोशिएशंस में, डील्स में, बातचीत में, वो वाला निकला है। तो झपट्टा मारने वाला मीनिंग इसका मैंने लिखा नहीं है, वो आपको वैसे ही आना चाहिए। किसी को आपने क्लिंच कर लिया तो उस आदमी को आपने पकड़ लिया एकदम, है ना। दूसरा मीनिंग क्या है? किसी डील को, किसी निगोशिएशन को पूरा करना। आप सामने वाले से डील कर रहे हो कि मुझे चीज़ जो है 1000 रुपये में चाहिए, उसने बोला नहीं जी मैं 1500 में दूंगा। बातचीत हुई, कुछ बातचीत ऐसी हुई कि उसने बोल दिया 1100 में दे सकता हूँ, तो आपने फटाफट झपट्टा मार के इस डील को फाइनल कर दिया। समझ पा रहे हो? विजुलाइज करो दिमाग में। जब भी इस तरह की डील्स होती हैं जिसमें आप फटाफट किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हो क्योंकि आपको ठीक लग रहा होता है, तो उस डील को क्लिंच करना बोलते हैं, सिक्योर करना बोलते हैं, डील को फाइनलाइज करना बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा हैव क्लिंच्ड अ डील टू डेवलप अ चैट बॉट विद एडवांस्ड फीचर्स। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा ने, फेसबुक की पेरेंट कंपनी ने,
क्लिंच किया है, झपट्टा मार के पकड़ लिया है एक डील को, यानी साइन कर दिया है। और क्यों? ताकि एक वो चैट बॉट जो है डेवलप करेंगे चैट जीपीआई जैसा एडवांस्ड फीचर्स के साथ में और ज़्यादा मॉडर्न फीचर्स के साथ। सिक्योर करना, सील अ डील, सिक्योर अ डील, सेटल अ डील, ये सभी जो है क्लिंच अ डील के सिनोनिम है। चलिए आगे बढ़े, याद रहेगा ये वर्ड विजुलाइज करके। अगला जो वर्ड है वो है प्रोट्रैक्टेड। लंबी खिंची हुई चीज़ को बोलते हैं प्रोट्रैक्टेड, बीरबल की खिचड़ी की तरह, लॉन्ग ड्रॉन आउट। द सेज वॉज इन एन इटर्नल और प्रोटेक्टेड क्वेस्ट फॉर ट्रूथ एंड निर्वाणा। जो सेज था, जो संत था, साधु था, वो एक प्रोट्रैक्टेड क्वेस्ट में था। प्रोट्रैक्टेड यानी लंबी खींची हुई, सालों साल चलती हुई, सालों साल चलती हुई क्वेस्ट में था, खोज में था सच की और मोक्ष की, ट्रूथ की और निर्वाण की। सभी जो हैं प्रोटेक्टेड के सिनोनिम्स हैं लंबी चलने वाली चीज़ के। एंडलेस बोल दो, लास्टिंग बोल दो, सस्टेन, परपेचुअल, परसिस्टेंट, पेरिनियल, प्रोलॉन्ग्ड, एंड्यूरिंग। आज आप लास्टिंग और सस्टेन्ड दोनों ही वर्ड्स को आर्टिकल में देखेंगे। लास्टिंग मतलब जो बहुत लंबी लास्ट करे, लंबी तक चले। सस्टेन मतलब जो चीज़ लंबे वक्त तक बनी रहे। सस्टेन्ड पेन वो पेन है जो आप बहुत दिनों से झेल रहे हो, सस्टेन्ड ग्रोथ, है ना। चलो अगला वर्ड है अबॉमिनेबल। अबॉमिनेबल का मतलब है जी इतनी बुरी चीज़ जिसका नाम सुनते ही आपके दिमाग में या आपका टेस्ट खराब हो जाए जुबान का। एक्सेप्शनली बैड एंड डिस्टेस्टफुल। चाइल्ड रेप इज द मोस्ट अबॉमिनेबल क्राइम। चाइल्ड रेप जो है सबसे बुरा क्राइम है। अबॉमिनेबल एक्सेप्शनली डिस्टेस्टफुल क्राइम है। सिनोनिम है इसके सभी के सभी अबॉमिनेबल के। अबोरेंट, डिस्कस्टिंग, रिपग्नेंट, हीनियस, इग्रीजियस, ये सभी इसके सिनोनिम है। मकाब, है ना, ये मैंने आपको वोकैब सफारी सीरीज में करवाए हुए हैं सारे वर्ड्स, तो ये ध्यान रखना। मकाब को मैकेबरे लिखा गया, बोला जाता है मकाब, है ना, मकाब। इग्रीजियस को, रिपग्नेंट को ध्यान रखना, अच्छे वर्ड्स हैं ये, आज के क्विज में आपसे पूछे गए हैं। सिनोनिम है सभी के सभी अबॉमिनेबल के। चलिए अगला वर्ड है अपने पास फ्लैजलिंग। इस वर्ड को अगर समझना हो तो आप एक वर्ड जो है रोज बोलते हैं, रूटीन लैंग्वेज में यूज करते हैं, फुल फ्लैजेड। कुछ लोग इसको फुल फ्लैश बोल देते हैं। फुल फ्लैश चल रहा है, फुल फ्लैश नहीं, फुल फ्लैजेड। फुल फ्लैजेड, फ्लैज का मतलब होता है, ऐसा समझ लो, पंख। अगर कोई चीज़ फ्लैजलिंग है तो उसके पंख निकल रहे हैं, यानी वो शुरुआती दौर में है। भाई पंछी के पंख निकलते हैं ना, धीमे धीमे वो उड़ने की कोशिश करता है। तो फ्लैजलिंग मतलब इन बिगिनिंग या नेसेंट स्टेज। नेसेंट का मतलब होता है शुरुआती, और फुल फ्लैजेड का मतलब है जी ऐसी चीज़ जिसके पंख पूरे निकल चुके हैं, ऐसा पक्षी जो अच्छे से उड़ान भर रहा है, या कोई चीज़ जो एकदम एक्सपीरियंस्ड हो चुकी है ना। चलिए, द पैंडमिक हैज शट डाउन मोस्ट फ्लैजलिंग बिजनेसेस। पैंडमिक ने बंद कर दिया है ज़्यादातर शुरुआती बिजनेसेस को, नेसेंट स्टेज में होने वाले व्यापारों को। आज आप फुल फ्लैजेड नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, लेकिन ध्यान रखना है फ्लैजलिंग और फुल फ्लैजेड दोनों फ्लैज से बने हैं और पंख से बने हैं। पूरे पंख निकल गए तो एक्सपीरियंस्ड, पंख निकलने बाकी है, फ्लैजलिंग है तो यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। चलिए लास्ट वर्ड अपना आज का स्नोबॉल। अच्छे से समझाया हुआ आपको ये मैंने। कभी मनाली जाना हो या लेह लद्दाख जाना हो आपका, तो वहाँ आपको मिलेगी बहुत सारी बर्फ़, स्नोफॉल होता है। और स्नो का क्या करना है आपको, पहाड़ पे जाकर के स्नो की एक बॉल बनानी है, बर्फ़ को इकट्ठा करके गेंद की शेप में लाना है और फिर उसको ढकेल देना है ऊपर से नीचे। आप देखेंगे कि अगर आप 10 बार ढकेलेंगे ना, तो कम से कम 4 या 5 बार नीचे आते हुए वो बर्फ़ का गोला बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर वो टूटा नहीं ना, अगर वो रोल करता रहा, तो वो स्नोबॉल जो है नीचे आते तक चट्टान बन जाएगी बर्फ़ की, ऊपर से नीचे लुढ़कती हुई। उसी पूरी प्रोसेस से वर्ड बनाया गया है। किसी भी चीज़ का उस स्नोबॉल की तरह गेट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, शुरू तो हो गई लेकिन वो बड़ी होती जा रही है और आपके कंट्रोल से बाहर है। द पैंडमिक हैज स्नोबॉल्ड इनटू एन इंटरनेशनल डिजास्टर। ये पैंडमिक जो है स्नो बॉल कर गई है, गेट आउट ऑफ कंट्रोल होकर के बहुत बड़ी हो गई है और किस चीज़ में, इंटरनेशनल डिजास्टर में बदल चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा में। समझ गए ना। थी तो पेंडेमिक, बन गया इंटरनेशनल डिजास्टर। अच्छे से वर्ड समझाया है, जिंदगी में नहीं भूलोगे। ढंग से विजुलाइज करना सीखो। इसको स्पाइरल करना भी बोलते हैं। स्पाइरल करना क्या होता है, स्पाइरल बाइंडिंग आपने देखी होगी, ऐसे करके आप बाइंड कर देते हैं कि यहाँ पे स्पाइरल लगा करके, समझते हैं ना, बाइंडिंग करके किसी किताब को स्पाइरल से। तो स्पाइरल की खासियत क्या होती है, अगर आप उसको बनाना शुरू करेंगे ना तो ऐसे बनाएंगे, यानी छोटा सा शुरू करो और वो बड़ा होता जाएगा। तो स्पाइरल वर्ड भी वहीं से बनाया गया, किसी चीज़ को स्नो बॉल करना, छोटे से बड़ा ले जाना। चलिए कोशिश आपसे ये करते हैं कि वर्ड्स जैसे अंग्रेजों ने बनाए हैं वो आपको समझाया जाए, बजाय कोई ट्रिक बताऊं, कोई ऐसे, कितने की याद रखोगे, 3 लाख वर्ड्स अंग्रेजी में।
एक अपनी वो ले लो समरी इस आर्टिकल की। समरी ये है कि इजराइल जो है और हमास, अभी उन्होंने छोटा सा पोस्ट दिया है 4 दिन का अपनी वॉर में। 4 दिन तक गोलीबारी नहीं होगी। इजराइल जो है हमास के पकड़े हुए लोगों को वापस करेगा, और हमास इजराइल के प्रिजनर्स जो हैं, जो हॉस्टेज हैं, जो 8 अक्टूबर 7 अक्टूबर को पकड़ के ले गया था, उनमें से 50 लोगों को वापस करेगा। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है ब्लडी वॉर है ये, हज़ारों लोगों का खून बह चुका है, पहले इजराइल में बहा, अब गाजा में। हो सकता है इस पीस के बदले, इस जो है पॉज के बहाने, अब इस वॉर में पीस आ जाए, क्योंकि इजराइल ने यह भी कहा है कि अगर आप और प्रिजनर छोड़ोगे तो हम लंबा पॉज करेंगे और ज़्यादा वक्त देंगे इस वॉर को, यानी मतलब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो एक ऑप्टिमिस्टिक टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, ऑप्टिमिज्म को दिखा रहा है इस वॉर को ख़त्म होने में। शुरू करें अब। ऑप्टिमिस्टिक टोन है, याद रखें ऑप्टिमिस्टिक को सैंग्विन भी बोलते हैं, तो कभी टोन में सैंग्विन लिखा आ जाए तो ऑप्टिमिस्टिक का ही सिनोनिम है वो, सैंग्विन। कह रहा है द इजराइल हमास डील टू रिलीज hostages and Palestinian prisoners in return for a pause in fighting offers a much needed humanitarian relief to the 2.3 million people of Gaza Strip। कह रहा है इजराइल हमास की जो डील है, जो निगोशिएशन है, और किस चीज़ की, रिलीज करने की, रिहा करने की। किन को? प्रिजनर्स को, हॉस्टेजेस को, और पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को। हॉस्टेजेस मतलब इजराइल के कुछ औरतों, आदमी और बच्चों को हमास वाले उठा के ले गए, 150-200 थे, मुझे अच्छे से आंकड़ा याद नहीं है, अभी तक वो हमास के कब्जे में है, वो हॉस्टेज है, कैदी हैं, बंदी हैं। और प्रिजनर मतलब इजराइल ने पैलेस्टीन के कुछ लोगों को, ज़्यादातर उनमें से शायद लड़ाके या फौजी होंगे, रेवोल्यूशनरी होंगे, उनको पकड़ लिया, अपनी जेलों में डाल दिया। तो डील है कि यहाँ से हॉस्टेज छूटेंगे और वहाँ से पैलेस्टीनियन प्रिजनर छूटेंगे। और किसके बदले छूटेंगे? इन रिटर्न फॉर, बदले में एक पॉज के, एक छोटे से ब्रेक के, और ये ब्रेक होगा फाइटिंग में, यानी वॉर में। कह रहा है ये जो डील है ना इस टाइप की, तू मेरे छोड़ मैं तेरे छोड़ूं और दोनों वॉर ख़त्म करें, कह रहा है ये डील जो है ये ऑफर करती है एक बहुत ही बड़ा, नीडेड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ, मानवीय रिलीफ। किसको बोलते हैं? रिलीफ समझता है ना, थोड़ा सा आपको मिलता है जो कंफर्ट, एक बहुत ही मानवीय या ह्यूमैनिटेरियन कंफर्ट देती है। अब देखो किन को देती है, 2.3 मिलियन पीपल को, 23 लाख लोगों को जो रहते हैं गाजा पट्टी पे। अच्छा ये कौन लोग हैं भाई? हु हैव बिन लिविंग इन अनस्पीकेबल मिजरी सिंस October 7। ये वही लोग हैं जो लिव कर रहे हैं, जो रहते आ रहे हैं ऐसी मिजरी में, ऐसी दुर्दशा में, ऐसी बुरी हालात में जो अनस्पीकेबल है, जिसकी बात भी नहीं की जा सकती, जिसको बताना भी मुश्किल है। और कब से रहते आ रहे हैं? October 7 से, सिंस October 7। सेंटेंस समझ में आ गया? डील होगी, डील से जो है रिलीफ मिलेगा, इतने लोगों को मिलेगा, ये वही लोग हैं जो बुरे हालात में हैं 2 महीनों से। डील आपका सब्जेक्ट है, ऑफर्स इसकी वर्ब है। हु आया है 2.3 मिलियन पीपल के लिए, ऑफ कोर्स वर्ब है इसकी हैव बीन लिविंग। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि एक काम पास्ट में भी हो रहा था और प्रेजेंट में भी हो रहा है। हैव बीन प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और ये काम हो रहा था, सिंस लगा के बताया गया, October 7 से। ह्यूमैनिटेरियन यानी ह्यूमंस के लिए जो अच्छा हो, जो मानवीय हो, ह्यूमैनिटेरियन। अब चलो कुछ ग्रामर या कुछ अपनी जो है वोकैब पकड़ते हैं। इन रिटर्न फॉर का मतलब होता है बदले में, ठीक है। इन एक्सचेंज फॉर बोल दो, एज कंपनसेशन फॉर बोल दो, इन रेसिप्रोकेशन फॉर बोल दो। इसके लिए एक एडवांस्ड वोकैब वर्ड है क्विड प्रो क्यो। तू मेरा देख मैं तेरा देखता हूँ, देसी भाषा में बता रहा हूँ, क्विड प्रो क्यो। याद रखना, ये वन वर्ड है, बहुत प्यारा, ठीक है। आज के क्विज में आपसे पूछा हुआ है, मतलब मैं आपका कुछ फायदा करवाता हूँ, आप मेरा कुछ फायदा करवाओ, क्विड प्रो क्यो। अनस्पीकेबल मतलब जिसको बोला ना जा सके, ये वर्ड बना है अन प्लस में एबल के बीच में स्पीक लगा करके। अनस्पीकेबल मतलब जो एक्सप्रेस ना किया जा सके, जो शब्दों के पार हो। अब देखो ये अन और एबल से बनने वाले बहुत सारे वर्ड्स हैं, तकरीबन 150-200 होंगे। इनमें से 7-8 मैंने आपके सामने लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है। अनअसेलेबल, अनएक्सेप्शनेबल, अनकल्टिवेबल, अनकंसीवेबल, अनक्वांटिफाइबल, अनडिसाइफरेबल और अनवायबल। मैं चाहता हूं आप सभी बच्चे एक बार इनको मेंटली ट्राई दो, एक क्या मीनिंग्स आप इनके निकाल सकते हो। चलो सिखा रहा हूं, सब नोट कर लेना। ये अन से और एबल से बनने वाले सबसे एडवांस्ड वाले एक साथ आपको करवा दिए हैं, ठीक है। असेल यानी हमला, अटैक। अनअसेलेबल मतलब अनअटैकेबल, ऐसी चीज जिस पे हमला करने का कोई सोच भी नहीं सकता, ऐसी चीज को क्या बोलेंगे? अजय अमर बोलेंगे। इसको आप इनविंसिबल भी बोल सकते हो।
या इनडोमिटेबल भी बोल सकते हो। डोमिटेबल मतलब जिसको डोमिनेट ना किया जा सके, जिसको हराया ना जा सके, जिसके ऊपर हावी ना हुआ जा सके, जिसके ऊपर हमला ना किया जा सके। ठीक है, तो ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स ही हैं, असेलेबल, इनविंसिबल और डोमिटेबल। अनएक्सेप्शनेबल, जिस चीज के ऊपर कोई एक्सेप्शन या ऑब्जेक्शन ना लगाया जा सके। अनएक्सेप्शनेबल मतलब इसको ऐसा समझ लो, अंडर एग्रीमेंट। ठीक है, कंफर्टेबली अंडर एग्रीमेंट, जिस पे किसी को कोई आपत्ति ना है ना। अनएक्सेप्टेबल मतलब आपत्ति करने लायक जो चीज ना हो, सही चीज हो। अनकल्टिवेबल, जिसको कल्टीवेट ना किया जा सके, जहां पे कुछ खेती ना हो सके, उगाया ना जा सके, इसको बोलते हैं बारन। ठीक है, बंजर बोल दो या फ्यूटल बोल दो, फ्यूटल। अच्छे अच्छे वर्ड्स है ना। इन अनकंसीवेबल, अनकंसीवेबल को इनकंसीवेबल भी बोला जाता है। कंसीव का मतलब होता है किसी चीज को पैदा करना, चाहे तो फिजिकल फॉर्म में, चाहे दिमागी तौर पे। अगर आप अपने पार्टनर के साथ में, हस्बैंड या वाइफ के साथ में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं चाइल्ड को, तो अपने ऐसा ही बोलते हैं लेडी के लिए कि उसने कंसीव कर लिया है, यानी अब उसके पेट में जो रिप्रोडक्शन के बाद जो बच्चा है वो आ चुका है। कंसीव करना समझ पा रहे हो ना, बच्चे को पैदा करना, कंसीव करना। तो ये तो हुआ फिजिकल फॉर्म में पैदा करना। लेकिन आपको मैं दिमाग में कुछ सोचने के लिए बोलूं, कुछ सपना बनाने के लिए बोलूं, वो भी कंसीव कर रहे हैं आप, क्योंकि वो उसको दिमाग में बना रहे हैं। अब अनकंसीवेबल वो चीज़ है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, जो हाईली इम्पॉसिबल है, कंप्लीटली अनलाइकली है, वेरी मच इम्पॉसिबल। ठीक है, जो सोचा भी नहीं जा सकता, अनकंसीवेबल, अनलाइकली, इम्पॉसिबल, है ना। अनक्वांटिफाइबल मतलब जिसको क्वांटिफाई ना किया जा सके, जिसकी मात्रा ना बताई जा सके। बहुत सारा कहीं पे कुछ अनाज वनाज रखा है ना, इतना है कि आप उसको तोल ही नहीं सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि दिस इज अनक्वांटिफाइबल अमाउंट ऑफ ग्रेन्स या फूड ग्रेन्स। मैं इसको तोल नहीं सकता हूँ, क्वांटिफाई नहीं कर सकता हूँ। इसको इनन्यूमरेबल भी बोलते हैं। इनन्यूमरेबल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इन्यूमरेबल, जिसके ऊपर कोई नंबर ना लगाया जा सके, जो असंख्य हो, जो अनकाउंटेबल हो। सारी चीजें आपको कनेक्ट करके बता रहा हूं मैं। अनक्वांटिफाइबल मतलब जिसको क्वांटिफाई ना किया जा सके, इनन्यूमरेबल मतलब जिसका कुछ नंबर ना बताया जा सके, गिना ना जा सके। चलिए, अनडिसाइफरेबल। देखिए, साइफर का मतलब होता है किसी चीज को कोड वर्ड में डालना। डिसाइफर का मतलब होता है किसी चीज को डिकोड करना, कोई मैसेज है, कोई सीक्रेट है ना। अनडिसाइफरेबल वो चीज है जिसको आप डिसाइफर नहीं कर सकते, जिसको वेरी डिफिकल्ट टू डिकोड। ठीक है, कोई ऐसा मैसेज है, कोई ऐसा कोड वर्ड है जिसका आपको कुछ मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो आप बोलेंगे इट इज अनडिसाइफरेबल। जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडस वैली के ऊपर जो लिपि है, उनकी जो लैंग्वेज है, इंडस वैली की लैंग्वेज अनडिसाइफरेबल है। वो किसी को नहीं पता वो क्या लिखते थे, और जो लिख के गए हैं वो किसी को समझ में नहीं आता। सिंधु घाटी की बात कर रहा हूँ। लास्ट है अनवाइबल। देखिए, VIE अंग्रेजी में वर्ड है, VIE। वाई का मतलब होता है जीवन, जिंदगी। ठीक है, वाई और इवा इन दोनों का मतलब होता है जीवन। अनवाइबल मतलब ऐसी चीज जो लंबे वक्त तक ना जी सके। अनवाइबल मतलब नॉट वेरी लॉन्ग लास्टिंग, या अनसस्टेनेबल भी बोल सकते हैं इसको। कोई हैबिट हो सकती है अनवाइबल। आपकी हैबिट है रोज आप 5,000 रुपये की शॉपिंग करते हो, तो ये अनवाइबल हैबिट है। 3-4 दिन के अंदर आपको रुकना ही पड़ेगा, 10 दिन में, 15 दिन में पैसे खत्म हो जाएंगे। अनसस्टेनेबल है जिसको लंबे वक्त तक ना चलाया जा सके। तो मज़ा आया सारे वर्ड सीख करके। वोकैब आज इसीलिए हैवी बता रहा था आपको। इनको एक रिवीजन देना, सीख करके आगे मत बढ़ना, इसका साफ साफ स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है जी, अकॉर्डिंग टू द डील clinched in talks mediated by Qatar, Hamas will release 50 civilian hostages while Israel will release 150 Palestinian prisoners। एक डील के हिसाब से, और वो डील जो क्लिंच की गई, सिक्योर की गई, फाइनलाइज की गई बातचीत के दौरान, और वो बातचीत जिसको मीडिएट किया गया, जिसमें बिचौलिए का काम किया गया कतर के द्वारा। कह रहा है ऐसी डील के अंदर हमास जो है अब रिलीज करेगा इजराइल के 50 नागरिकों को जिनको उसने हॉस्टेज बना के रखा है, जबकि इजराइल जो है रिलीज करेगा 150 पैलेस्टीन के प्रिजनर्स को जिनको इन्होंने जंग के दौरान पकड़ा था। हमास की वर्ब है विल रिलीज, इजराइल की वर्ब है विल रिलीज। मीडिएटेड पास्ट पार्टिसिपल है, टॉक्स के लिए है। वो टॉक्स जिनको मीडिएट किया गया, जिनको बिचौलिया बन के पूरा करवाया गया। मीडिएट करना यानी बिचौलिए का काम करना, आर्बिट्रेट करना, निगोशिएट करना। ठीक है, क्लिंच का मतलब है
जिस चीज़ को आपने फाइनलाइज किया है ना, सिक्योर किया, क्लिंच अ टॉक डील, बताया था ना आपको शुरू में। कह रहे बोथ साइड्स विल ऑल्सो होल्ड फाइटिंग फॉर 4 days। दोनों साइड जो हैं फाइटिंग को भी होल्ड करेंगी, रोकेंगी, पॉज करेंगी 4 दिनों के लिए। द इजरायली गवर्नमेंट हैज स्टेटेड दैट इफ हमास रिलीजेस मोर हॉस्टेजेस द पॉज इन द फाइटिंग कुड बी एक्सटेंडेड। इसराइल की जो सरकार है उसने ये भी कह दिया है कि अगर इफ़ हमास जो है रिलीज़ करता है और हॉस्टेजेस को, और ज़्यादा जो है बंदियों को, कैदियों को, तो फिर ये जो पोज है, जो ब्रेक है फाइटिंग में, वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है, 4 दिन से आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अब ये सारा काम कैसे होगा? ऑफरिंग अ ग्लिमर ऑफ होप फॉर सिक्योरिंग अ मोर सस्टेन्ड सीज फायर। ऑफर करते हुए एक आशा की किरण को या ट्विंकल को, टिमटिमाहट को, जो है सिक्योर करने का, क्लिंच करने का, एक और ज़्यादा सस्टेन्ड सीज फायर को। ऐसी फायर, सीज फायर क्या होता है? युद्ध विराम। फायर जो है दोनों तरफ से रुक जाएगी, गोलीबारी बंद हो जाएगी। और सस्टेन्ड, प्रोलॉन्ग्ड, याद है ना, लास्टिंग, जो चीज़ लंबी चल सके। तो एक ग्लिमर ऑफ होप ये आ गई है कि लंबी चलने वाली सीज फायर भी हो सकती है। इजरायली गवर्नमेंट की वर्ब है हैज़ स्टेटेड, हमास की वर्ब है रिलीजेस, पॉज की वर्ब है कुड बी एक्सटेंडेड। ठीक है, पैसिव वॉइस है यहाँ पे कुड, मॉडल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिक्योर करना किसी चीज़ को, क्लिंच करना, रिलीज जो है रीच करना, डील को, टॉक को, निगोशिएशन को। चलिए अब देखो, ये बताओ मुझे इस सेंटेंस में कौन सा कंडीशनल लगा हुआ है। इफ़ तो देख लिया आपने, जनरली इफ़ के बाद में अगर दो क्लोजेज हों तो कंडीशनल लगा होता है। फर्स्ट लगा है, सेकंड लगा है, थर्ड लगा है, या जीरो कंडीशनल लगा है? कोशिश करो, कंडीशनल कल की क्लास में कर लेंगे, जिनको आता है कमेंट्स में डालना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हमास कैप्चर्ड अबाउट 240 हॉस्टेजेस ड्यूरिंग इट्स October 7 क्रॉस बॉर्डर अटैक इन इजराइल। हमास ने कैप्चर किया था लगभग 240 बंदियों को अक्टूबर 7 के अटैक में, क्रॉस बॉर्डर अटैक में, जो इसने इसराइल में किया था। कह रहा उसमें किया क्या था इसने? कह रहा है जी इन विच एटलीस्ट 1200 पीपल वर किल्ड। ये वही अटैक है जिसके अंदर कम से कम 1200 लोग मारे गए थे पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो हमास की वर्ब है कैप्चर्ड, पीपल की वर्ब है किल्ड। कह रहे व्हेन इजराइल लॉन्च्ड इट्स काउंटर अटैक द सेम डे इट प्रॉमिस टू क्रश हमास। फिर जब इजराइल ने लॉन्च किया अपने काउंटर अटैक को, देखिए काउंटर जब भी किसी चीज़ के आगे लग जाए, किसी नाउन के आगे, तो उसका मतलब होता है जवाबी। काउंटर अटैक मतलब जवाबी हमला, काउंटर रिप्लाई मतलब रिप्लाई के जवाब में रिप्लाई। समझ पा रहे हैं ना? तो काउंटर बिडिंग भी होती है, बिड के काउंटर में बिड। कह रहे जी जब इजराइल ने लॉन्च किया अपने जवाबी हमले को, काउंटर अटैक को, रिटेलिएशन को, उसी दिन यानी अक्टूबर 7 को, तो इसने प्रॉमिस किया, कसम खाई कि ये क्रश करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, एलिमिनेट करेगा हमास नाम के इस टेररिस्ट ग्रुप को। और क्या करेगा ये? इट प्रॉमिस टू एलिमिनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स फ्रॉम गाजा फॉर गुड एंड इट प्रॉमिस टू फ्री द हॉस्टेजेस। तो इसने 3 प्रॉमिस किए। टू क्रश हमास, हमास को क्रश करना, टू एलिमिनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स, सिक्योरिटी थ्रेट्स को एलिमिनेट करना, खत्म करना, जो गाजा से आती हैं इनको सुरक्षा की चुनौतियां, और ये करेगा हमेशा के लिए फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर ए लॉन्ग लॉन्ग टाइम, है ना, फॉर गुड। और फिर ये फ्री कर देगा, रिहा करवाएगा सभी हॉस्टेजेस को जो इसके हमास पकड़ के ले गया था। सेंटेंस की स्ट्रक्चर आपने देख ली। इजराइल की वर्ब है लॉन्च्ड, इट आया इजराइल के लिए, वर्ब है इसकी प्रॉमिस्ड। इसने 3 चीज़ों का प्रॉमिस किया है, टू क्रश, टू एलिमिनेट एंड टू फ्री। 2 बार जो है टू को नहीं लिखा गया क्योंकि शुरू में टू डाल दिया, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। और कुछ देखने वाला है इसमें? फॉर गुड आपने देख लिया ना, एक फ्रेज होता है अंग्रेजी में, फॉर गुड यानी हमेशा के लिए, बहुत लंबे वक्त के लिए। चलिए आगे कह रहा है जी, इन द पास्ट 6 weeks इजरायली अटैक्स हैव टर्न्ड गाजा इनटू अ ग्रेवयार्ड किलिंग एटलीस्ट 13,000 पैलेस्टीनियंस। फिर पिछले 6 हफ्तों में इजराइल के अटैक्स जो हैं उन्होंने बदल दिया है, टर्न कर दिया है, चेंज कर दिया है, ट्रांसफॉर्म कर दिया है गाजा को एक कब्रिस्तान में, ग्रेवयार्ड में। 6 हफ्तों से ऐसा चल रहा है। और कैसे किया है? कम से कम 13,000 पैलेस्टीनियन की जान लेते हुए, किल करते हुए। कह रहा है अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम विमेन एंड चिल्ड्रन, जिनमें से ज़्यादातर जो हैं औरतें और बच्चे हैं। अटैक्स की वर्ब है हैव टर्न्ड,
ग्रेवयार्ड यानी सेमेट्री या कब्रिस्तान। वास्ट का मतलब है बड़ी, बड़ी मेजोरिटी जो है 13,000 में से औरतें और बच्चे हैं, निर्दोष औरतें और बच्चे जो इस जंग में मारे जा रहे हैं, ऐसा समझ लो। चलिए अब ग्रेवयार्ड वर्ड को देख लेना। सेमेट्री मैंने आपको बताया, कब्रिस्तान बोलते हैं हिंदी में, उर्दू में। ग्रेवयार्ड के लिए एक बहुत प्यारा सा ईडियम है, सबको आना चाहिए, बहुत बार सिखाया है आपको वो ईडियम। कब्रिस्तान के लिए एक प्यारा सा ईडियम है, पहले आप बताओ फिर मैं बताता हूं, ठीक है? डालना कमेंट्स में जिन बच्चों को याद है, लिखते हैं तो याद हो जाती है चीजें। ईडियम का नाम है गॉड्स एकड़। एकड़ यानी जमीन का टुकड़ा, गॉड्स मतलब खुदा का, भगवान का, ईश्वर का। तो जब भगवान का टुकड़ा है जमीन का, यानी समझ ही पा रहे हैं आप, कब्रिस्तान ही है जहां पे मुर्दों को दफनाया जा रहा है। कह रहा है बट इजराइल साइमल्टेनियसली बिगेन इन डायरेक्ट टॉक्स विद हमास सीकिंग टू फ्री हॉस्टेजेस विच रिजल्टेड इन द करंट डील। लेकिन साथ ही साथ जो इजराइल है साथ ही साथ यानी साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त पे। कह रहे बिल्कुल उसी वक्त पे साइमल्टेनियसली जो इजराइल है इसने शुरू भी कर दिया अप्रत्यक्ष बातचीत को, इनडायरेक्ट टॉक्स को, बैकडोर में बातचीत को हमास के साथ। और क्यों? ताकि ये सीख करते हुए, इस चीज़ को पाने की कोशिश करते हुए कि ये फ्री करवाए हॉस्टेजेस को, कैदियों को आज़ाद करवाए जिनको हमास पकड़ के ले गया था। कह रहे वही चीज़ जो है रिजल्ट हुई है इस करंट डील में जो भी दोनों पार्टियों के बीच में हुई है। इजराइल की वर्ब है बिगेन, साइमल्टेनियसली एक एडवर्ब है। एक ही वक्त पे जब दो चीज़ें होती हैं तो वो साइमल्टेनियसली होती हैं, है ना? साइड बाय साइड बोल सकते हैं इसको। बातचीत भी साइड बाय साइड चल रही थी, यहाँ जंग हो रही थी, यहाँ बातचीत हो रही थी। चलिए विच की वर्ब है रिजल्टेड। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। अब इसमें थोड़ी सी ग्रामर अच्छी आएगी, है ना? पहले वाले में वो क्या है भाई ना, अब ग्रामर आप देखेंगे। कह रहा है बट दिस इज नॉट इनफ, कह रहा है लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इनफ नहीं है। वट द पीपल ऑफ गाजा हु हैव बीन बॉम्ब्ड, शेल्ड, डिस्प्लेस्ड एंड डिनाइड essential supplies such as food, fuel and medicines immediately want is a lasting ceasefire। कह रहा है जी वो चीज, वट, जब भी वट से शुरू हो सेंटेंस तो इसका मतलब होता है वो चीज। देख लेना इस तरह का सेंटेंस जिसमें वट वाले क्लोज की खुद की एक वर्ब हो। वट आई वॉन्ट इज योर सपोर्ट, जो चीज मैं चाहता हूं वो आपका सपोर्ट है। वट शी आस्क्ड आई कुड नॉट टेल, जो उसने मुझसे पूछा मैं उसे नहीं बता पाया। समझ पा रहे हैं? जब वट से क्लोज शुरू हो और उसकी एक सिंगुलर वर्ब रखी हो तो वट का मतलब होता है वो चीज। कह रहे जी वो चीज जिसको गाजा के लोग, जिनको बॉम्ब किया गया पैसिव वॉइस में, शेल किया गया, गोलीबारी की गई है, जिनको हटाया गया, उनके घरों से डिस्प्लेस किया गया है, और जिनको वंचित किया गया है, डिप्राइव किया गया, डिनाई किया गया है जरूरी सप्लाईज से, जैसे कि खाना, जैसे कि ईंधन और दवाइयाँ। कह रहे जो फटाफट इमीडिएटली ये चीज़ चाहते हैं, वट द पीपल ऑफ गाजा वॉन्ट। और क्या है वो? अब इज लगा के बता रहा है, इस पूरे क्लोज की वर्ब है इज। कह रहा है जी वो चीज़ है एक लॉन्ग लास्टिंग, सस्टेन्ड या प्रोट्रैक्टेड सीज फायर। तो गाजा के लोगों को तो यही चाहिए कि इजराइल जो है गोलियां मारनी बंद करे और बम गिराना बंद करे, इनके औरतें और बच्चों की जान लेना बंद करे। समझ गए? पीपल ऑफ गाजा सब्जेक्ट है आपका, ठीक है? पीपल ऑफ गाजा को बना देते हैं पूरे को, राइट? इसको मैं कलर देता हूँ ग्रीन, ग्रीन में सब सब्जेक्ट्स रहते हैं, पता है ना आपको? तो पीपल ऑफ गाजा जो है इसकी वर्ब है वांट्स। वट से जो पूरा क्लोज शुरू हुआ इसकी वर्ब है इज। वट दे वांट इज अ लास्टिंग सीज फायर। हु आया गाजा के पीपल के लिए, वर्ब है हैव बीन बॉम्ब्ड। हु का एंटीसीडेंट जो है पीपल है, गाजा के पीपल, इसलिए वर्ब भी प्लूरल है। अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो वर्ब भी सिंगुलर लगाई जाती, प्लूरल ना लगती। पैसिव वॉइस में बॉम्ब्ड है, पैसिव वॉइस में शेल्ड है। शेल्ड का मतलब होता है गोलीबारी, बॉम्ब का मतलब होता है धमाके, डिस्प्लेस करना यानी हटाना। और कुछ देखने वाला नहीं है ना? कह रहा है इजराइल इनिशियली रिफ्यूज्ड टू हैव एनी टॉक्स विद हमास टेररिस्ट एंड प्रॉमिस टू डिसमेंटल द इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप। इजराइल ने शुरू में रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया रखने के लिए कोई भी बातचीत, होल्ड करने के लिए किसी भी टॉक को हैव करने के लिए हमास नाम के इस आतंकवादी संगठन के साथ। और इजराइल ने कसम भी खाई, प्रॉमिस भी किया कि ये डिसमेंटल करेगा। डिसमेंटल करना, इरेडिकेट करना, है ना, ब्रेक डाउन करना, किसी चीज़ को एकदम पीसीज बाय पीसीज जो है तोड़ देना। कह रहे ये चकनाचूर करेगा इस इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप को। इजराइल की दो वर्ब्स हैं, इजराइल इनिशियली रिफ्यूज्ड एंड इजराइल प्रॉमिस्ड। कह रहे जी इजराइल्स एंगर वाज अंडरस्टैंडेबल गिवन द हॉरर्स अनलीस्ड बाय हमास।
इजराइल का जो एंगर है, जो गुस्सा है, वो अंडरस्टैंडेबल था, समझ में आने लायक था। और कैसे भाई? देखते हुए उन दहशत भरी चीज़ों को, हॉरर्स को, जिसको अनलीश किया, जिसको इम्पोज किया, लगाया हमास ने। अनलीश करना, लीश का मतलब होता है लगाम, अन मतलब लगाम हटाना, किसी चीज़ को बेलगाम करना। तो जो दहशत भरी चीज़ों को बेलगामी के साथ हमास ने किया है ना, जिस हॉरर को बेलगाम किया, उसको देखते हुए इजराइल का गुस्सा सबको समझ में आता था। इजराइल का एंगर जो है, इसकी वर्ब है वॉज। अंडरस्टैंडेबल, वो याद है ना, अन से बनने वाले और एबल से खत्म होने वाले सभी वर्ड्स। तो इसमें तो अंडरस्टैंड लिखा हुआ है, ये अन नहीं है इसके आगे। अगर इसके आगे भी अन लगा दूं तो अनअंडरस्टैंडेबल हो जाएगा, जिसको समझा ना जा सकता हो। ठीक है, तो ये तो अंडरस्टैंडेबल है, समझा जा सकता हो, ऐसा समझ लो। कह रहे बट इन इट्स रिस्पॉन्स अ वेंजफुल इजराइल इज कलेक्टिवली पनिशिंग द पीपल ऑफ गाजा। कह रहे लेकिन अपने रिस्पॉन्स में एक वेंजफुल इजराइल जो है, वेंजफुल मतलब जिसने रिवेंज या अवेंज करने की कसम खाई है, जो रेट्रीब्यूशन से, बदले की आग से जल रहा है। कह रहा है लेकिन अपने जवाबी हमले में, रिस्पॉन्स में, बदले की आग से जलते हुए इजराइल ने, वेंजफुल इजराइल ने क्या कर दिया? इसने मिला जुला करके कलेक्टिवली पनिश कर रहा है ये गाजा के लोगों को। ठीक है, इजराइल की वर्ब है इज पनिशिंग। वेंजफुल, फुल ऑफ वेंडेटा है ना, फुल ऑफ अवेंज, फुल ऑफ रिवेंज। कह रहा है सेवरल इजरायली मिनिस्टर्स हैव इश्यूड डेंजरस एंड रिपग्नेंट स्टेटमेंट्स फ्रॉम न्यूक्लियर थ्रेट्स टू वेलकमिंग एपिडेमिक्स इन सदर्न गाजा। बहुत सारे इजरायली मिनिस्टर्स ने, नेताओं ने इश्यू किया है स्टेटमेंट्स को। और कैसी स्टेटमेंट्स हैं? डेंजरस भी हैं और रिपग्नेंट भी हैं, बहुत खतरनाक भी हैं और सुनने में बहुत खराब भी हैं। और देखो स्टेटमेंट्स कैसी है, कहाँ से कहाँ तक। फ्रॉम और टू लगा के बताएगा। फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स टू वेलकमिंग एपिडेमिक्स, न्यूक्लियर थ्रेट से लेकर के एपिडेमिक्स को, महामारियों को वेलकम करने तक। और कहाँ पे? सदर्न गाजा में। तो उन्होंने ये बोला कि न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा देंगे गाजा पे, या फिर हम किसी महामारी को वहाँ पे वेलकम कर देंगे, यानी बुला लेंगे, किसी महामारी को अनलीश कर देंगे, लोग जो है अपने आप ही बीमार होकर के सब मर जाएं। ऐसी थ्रेट्स आई हैं। मिनिस्टर्स की वर्ब है हैव इशूड। रिपग्नेंट, अबॉमिनेबल, हीनियस, मकाब, इग्रीजियस, डिटेस्टेबल, याद है ना सारे वर्ड्स, गंदी चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं। फ्रॉम और टू जो है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, प्रेपोजिशन अपने बाद में या तो नाउन लेगी, जैसे यहाँ लिया न्यूक्लियर थ्रेट को फ्रॉम के बाद, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगी, जैसे यहाँ पे टू के बाद में वेलकमिंग लिखा गया है। टू वेलकम नहीं, टू वेलकम नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, टू वेलकमिंग, क्योंकि ये है प्रेपोजिशन। कह रहा बट आफ्टर 6 months ऑफ फाइटिंग Israel is far from achieving its own declared objectives, which raises questions about the effectiveness of its military strategy. कह रहा लेकिन 6 महीने की फाइटिंग के बाद में, जंग के बाद में हुआ क्या? इजराइल अभी भी दूर है, फार फ्रॉम है। और किस चीज़ से? अचीव करने से, अपने खुद के डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को जिसने डिक्लेयर किया है इसने, कि मैं ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। और कह रहे जो कि रेज भी करती है, ये वही चीज़ है जो खड़ा भी करती है सवालों को, असरदार होने को लेकर के, इसके मिलिट्री स्ट्रेटजी को, कितनी असरदार है इसकी मिलिट्री स्ट्रेटजी, इस पर भी सवाल खड़ा करती है। 6 हफ्तों में नहीं कर पाए तो हो सकता है 1 साल में भी ना कर पाओ। इजराइल की वर्ब है इज, विच की वर्ब है रेजेस। ठीक है, रेजेस। कह रहा है जी इट स्टॉम्ड अल शिफा हॉस्पिटल, गाजा's लेटेस्ट मेडिकल फैसिलिटी, alleging that a Hamas command center was located beneath it. इसने स्टॉर्म कर दिया। स्टॉर्म करना यानी तूफान की तरह अटैक करना, कहर बरपाना, सडन अटैक करना और पूरा एकदम, समझ गए ना, कब्जे में ले लेना। तो इसने स्टॉर्म कर दिया, तूफान की तरह कहर बरपाया अल शिफा हॉस्पिटल पे, जो गाजा का सबसे बड़ा मेडिकल फैसिलिटी था। और कैसे कहर बरपाया भाई? अलेज करते हुए, आरोप लगाते हुए कि हमास का जो कमांड सेंटर था वो इस हॉस्पिटल के नीचे लोकेटेड था, इस हॉस्पिटल के नीचे, समझ गए ना, बना हुआ था। इट आया इजराइल के लिए, वर्ब है इसकी स्टॉम्ड, सेंटर की वर्ब है वॉज लोकेटेड। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट है, अच्छा है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। देखिए, ऑन जब भी नाउन या एडजेक्टिव बन के सेंटेंस में आ जाए, ऑन इसका मतलब होगा खुद का, माई ऑन, योर ऑन, है ना। नाउन या एडजेक्टिव बन के आए, माई ऑन हाउस, तब हर केस में आपको इससे पहले पजेसिव लगाना है। पजेसिव क्या होता है? माई, योर, हर, आवर, देयर, है ना, इस तरीके से। इट्स, नाउन एडजेक्टिव के पहले पजेसिव लगेगा।
अब कुछ सेंटेंसेज हैं, इनको बना के देखते हैं ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को ठीक से देख पाओ। द कंपनी सपोर्ट्स इट्स शेयर प्राइस बाय बाइंग ऑन शेयर्स बैक फ्रॉम द मार्केट। कंपनी सपोर्ट करती है अपने शेयर के प्राइस को, और कैसे? बाय करके अपने खुद के शेयर्स को फिर से बाजार से या मार्केट से। किसको करती है? ऑन शेयर्स को। ऑन का मतलब है खुद का, शेयर्स एक नाउन है, ऑन एक एडजेक्टिव है। तो ऑन जब एडजेक्टिव हो, खुद का मीनिंग भी आएगा, तो आपको देखते ही देख लेना है, इसके पहले आपको एक पजेसिव लगाना है। अब ये खुद के किसके हैं? कंपनी के खुद के हैं। कंपनी के खुद के हैं तो कंपनी के लिए पजेसिव बनेगा इट्स ऑन। ठीक है, ऑन से पहले लगेगा इट्स। अगर मैं लिखता आई सपोर्ट तो यहां बन जाता माई। अगर शी लिखता तो यहां बन जाता हर, है ना। पजेसिव बनाना आपको आना चाहिए और ऑन के पहले लगाना आपको हमेशा है। बिजनेसेस विद एसेट्स ऑफ ऑन ऑफ्टन सक्सीड इन टाइडिंग ओवर स्लो डाउन्स। वो बिजनेसेस जिनके खुद के एसेट्स होते हैं, जो किराए भाड़े पे चीज़ें नहीं खरीदते हैं, खुद का सामान जो है बनाते हैं, खुद के एसेट्स वाले बिजनेसेस जो हैं, अक्सर वो टाइड ओवर करने में सक्सीड करेंगे। टाइड ओवर करना, बुरे वक्त को गुजारना, फ्रेजल वर्ब है, याद होगी आपको। तो वो सक्सीड करते हैं, सफल होते हैं बुरे वक्त को गुजारने में, स्लो डाउन्स के या मंदियों के। मंदी में वो डूबते नहीं हैं। अब देखो, ऑफ प्रेपोजिशन है और ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ऑन। एक नाउन है और यहाँ पे बात हो रही है खुद की, एसेट्स हैं खुद के, तो एसेट्स ऑफ ऑन। तो जब खुद की बात हो रही है तो सर इससे पहले आपको जिसके खुद की बात हो रही है उसके हिसाब से एक पजेसिव लगाना पड़ेगा। बिजनेसेस एक प्लूरल नाउन है, प्लूरल का पजेसिव होता है देयर। ठीक है, देयर को सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि निर्जीव वस्तुओं के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए भी यूज किया जा सकता है। बिजनेसेस जो है नॉन ह्यूमंस है, प्लूरल है, तो देयर का ही यूज करेंगे अपने साथ। द मैडमैन वॉज अक्यूज ऑफ बर्निंग द हाउस ऑफ ऑन। पागल आदमी को अक्यूज किया गया, आरोप लगाया गया कि उसने खुद का ही घर जलाया है ना, उसके ऊपर ही आरोप था। हाउस ऑफ ऑन गलत होगा, ऑफ प्रेपोजिशन है, ऑन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैड मैन के लिए लिखेंगे हिज ऑन। ठीक है, अगर मैड वुमन होती तो हर ऑन हो जाता। समझ पा रहे हो ना? चलो लास्ट सेंटेंस और बना लो। टॉप 1% रिच पीपल ऑन 82% ऑफ टोटल वेल्थ। टोटल टॉप जो 1% अमीर लोग हैं वो 82% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं, पूंजी को अपने कब्जे में रखते हैं। क्या करें? रिच पीपल के हिसाब से प्लूरल लगाना है तो ऑन से पहले देयर लगा देता हूं। ऐसा ही करना है ना। देखो जी, यही समझाता हूं, लकीर का फकीर मत बन जाना, मत बनना। यहां पे ऑन एक वर्ब है। ऑन का वर्ब फॉर्म में मीनिंग होता है किसी चीज पे कब्जा रखना, किसी चीज को अपने पास रखना। आई ऑन 3 कार्स, शी ऑन्स अ हाउस, दे ऑन द बिजनेस। समझ पा रहे हो? यहाँ नाउन या एडजेक्टिव नहीं है साहब, ये एक वर्ब है, रिच पीपल की वर्ब है ऑन। यहाँ पे पंगे मत ले आना इस तरह के। तो ये भी आपको बताना पड़ता है कि जब वर्ब हो तो खुद का वाला मीनिंग नहीं देगी, तब ऑन का मतलब कुछ और होगा, वहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगता। वर्ब से पहले प्रोनाउन का एडजेक्टिव का कुछ काम भी नहीं है। चलिए लास्ट सेंटेंस आपको होमवर्क के तौर पे देंगे, ट्राई करोगे खुद से। सही है गलत होगा कमेंट्स में बता दूंगा मैं, लेकिन तभी दिमाग में बैठेगा। सब बच्चों को ट्राई करना है। इसमें 2 जगह ऑन आ रहा है, दोनों जगह चेक करके बताओ कौन सा ऑन आप कैसे सही करोगे, है ना। चलो डालना कमेंट्स में, गलत सही वहीं देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट था ना। कह रहे हैं जी, मोर देन अ वीक सिंस इजराइल इज येट टू प्रोड्यूस एनी क्रेडिबल एविडेंस टू बैक दिस क्लेम। कह रहा है 1 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गया तब से। मोर देन अ वीक सिंस, इजराइल जो है अभी भी बाकी है प्रोड्यूस करना, ला करके देना किसी भी भरोसेमंद एविडेंस को, क्रेडिबल एविडेंस को, अपने क्लेम को बैक करने के लिए, अपने दावे को प्रूव करने के लिए। तो इसने बोला ना कि इसके नीचे, हॉस्पिटल के नीचे हमास के लोग थे, उनका कैंप था, तो हॉस्पिटल को बॉम्ब करके भी अभी तक ये प्रूव नहीं कर पाया कि कैंप में था भी या नहीं था, है ना। क्रेडिबल एविडेंस नहीं दे पाया। इजराइल की वर्ब है इज। क्रेडिबल मतलब भरोसेमंद, इसका बिल्कुल उल्टा होता है इनक्रेडिबल, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, जो बहुत सररियल हो, ड्रीम लाइक हो, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ हो जिसको सुनने में लगे कि इट इज़ टू गुड टू बी ट्रू। कह रहा बट द फैक्ट दैट इजराइल एंड हमास हैव रीच्ड अ डील सजेस्ट दैट बोथ साइड्स आर रेडी टू इंगेज विद ईच अदर। कह रहा लेकिन ये बातचीत, द फैक्ट, ये वाला तथ्य कि द फैक्ट दैट वो ये कि इजराइल और हमास जो है पहुंच चुके हैं डील पे, क्लिंच कर चुके हैं डील को। कह रहा है ये फैक्ट हमें सजेस्ट करता है कि दोनों ही तरफ जो हैं वो तैयार हैं इंगेज करने के लिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए। और कब? इवन अमिड्स हाई डेसिबल प्रोपेगेंडा एंड ब्लडी फाइटिंग।
और ये सब तब हो रहा है जब हाई डेसिबल प्रोपोगंडा चल रहा है और ब्लडी फाइटिंग चल रही है। ब्लडी फाइटिंग तो समझ गए, खूनी जंग। प्रोपोगंडा का मतलब होता है जी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन। कुछ मैंने बता दिया जो मेरे मेरे लिए अच्छा था, कुछ आपने बता दिया जो आपके लिए अच्छा था। इनकम्प्लीट और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन होती है प्रोपोगंडा। और हाई डेसिबल मतलब जो चीख चीख करके बहुत ही इंटेंस, बहुत ही लाउड वॉइस में बताया जाए। तो हमास अपना कुछ बता रहा है, इसराइल अपना कुछ बता रहा है, लेकिन उस बीच में भी इन्होंने बात की है, तो ये एक साइन है कि दोनों ही चाहते हैं कि फाइट खत्म हो। फैक्ट की वर्ब है सजेस्ट। इजराइल एंड हमास की वर्ब है हैव रीच्ड। साइड्स की वर्ब है आर। प्रोपेगेंडा आप समझ चुके हैं, हाई डेसिबल भी आप जानते हैं। अमिड्स का मतलब होता है इन द मिडल ऑफ। कह रहे दे शुड बिल्ड ऑन द मोमेंटम जनरेटेड बाय द डील। दोनों देशों को बिल्ड ऑन करना चाहिए। बिल्ड ऑन करना मतलब किसी चीज की जब आपने नींव बना ली है तो उसके ऊपर कुछ और खड़ा करना। समझ गए ना, किसी चीज को आधार बनाना और फर्दर प्रोग्रेस को मेक करना। तो दोनों कंट्रीज को अब आगे प्रोग्रेस को मेक करना चाहिए, बिल्ड ऑन करना चाहिए, आधार बना करके इस मोमेंटम को जो जनरेट हुआ इस डील से, है ना, संवेग सा थोड़ा सा हुआ है ना, थोड़े आगे बढ़ रहे हैं दोनों। कह रहे एंड एक्सटेंड द पॉज इनटू ए फुल फ्लेजेड सीज फायर। और इनको बढ़ा देना चाहिए इस विराम को, पॉज को, एक फुल फ्लेजेड सीज फायर में, ऐसी गोलीबारी में, सीज फायर में जो फुल फ्लेजेड है, मतलब जो लंबी चलेगी। चलिए, दे की दो वर्ब्स हैं, शुड बिल्ड ऑन एंड शुड एक्सटेंड। शुड को दूसरी बार नहीं लिखा गया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब अगर कॉमन हो एक ही क्लोज में कॉमन सब्जेक्ट के साथ तो पहली दफ़ा लिख दो और दूसरी तीसरी दफ़ा छोड़ दो, ठीक है, एक बार ही लिखो। फुल फ्लेजेड, फ्लेजलिंग, याद है ना, पंख निकलने वाला बाकी हो तो फ्लेजलिंग, और फुल फ्लेजेड यानी जो कंप्लीट हो चुका हो, जिसके पंख निकल चुके हो। दिस इज द ओनली वे टू रिलीज ऑल द हॉस्टेजेस, प्रोवाइडिंग लास्टिंग रिलीफ टू द पैलेस्टीनियंस एंड काम स्पायरलिंग टेंशंस इन वेस्ट एशिया। यही महज अकेला वो तरीका है जिससे रिलीज कर पाएंगे आप सारे हॉस्टेजेस को, सभी बंदियों को, और प्रोवाइड कर पाएंगे लास्टिंग रिलीफ को, लंबा चलने वाले आराम को, पैलेस्टीनियंस को गाजा पट्टी पे, और काम कर पाएंगे आप, शांत कर पाएंगे इस हाथ से बाहर निकलते हुए, स्पाइरल करते हुए, स्नो बॉल करते हुए टेंशंस को वेस्ट एशिया में, पूरे अरेबियन पेनिनसुला में। समझ गए? दिस की वर्ब है इस। स्पाइरल करना, स्नोबॉल करना आप देख ही चुके हैं। चलिए यहीं रैपअप करेंगे। यहाँ पे टू रिलीज, टू प्रोवाइड और टू काम, तीन इन्फिनेटिव जुड़े हुए हैं। पहली बार टू लगाया और बाकी दोनों के आगे से टू को ओमिट किया गया। स्ट्रक्चर को पकड़ा करो। आ जाओ अपने क्विज पे। आज काफ़ी हैवी हो गया, वो गैप भी ज़्यादा और मतलब ग्रामर भी ठीक ठाक है, बल्कि एक कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया, क्लास लंबी हो रही थी। फर्स्ट में बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए मेंस लेवल का। चार जो आपको दिए गए हैं इवेंट्स, आपको इनको उसमें लगाना है करेक्ट ऑर्डर में। वो केबीसी में होता है ना, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में, तो वैसे ही आपको करना है। पहले एक हुआ, फिर दो हुआ, फिर चार या तीन, पहले तीन चार दो एक, पहले चार दो तीन एक, या चार तीन दो एक। बहुत आसान है, कोशिश करोगे तो इजी है, जिसने पढ़ लिया उसके लिए बहुत आसान है। फर्स्ट कमेंट में मैंने आंसर डाल दिया है भाई, पहले इजराइल ने हमला किया या पहले हमास ने हमला किया, फिर डील हो गई, फिर क्या हुआ, ऐसे आपको बताना है। सेकंड वाले में आ जाओ, इसको सब लोग अटेम्प्ट करना। फर्स्ट कमेंट में आंसर है इसका। सेकंड में पूछ रहा है जी क्या इंप्लीकेशंस हैं, क्या लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो एविडेंस नहीं आ पा रही इजराइल की तरफ से, क्रेडिबल एविडेंस, अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे जो भी हुआ था, यानी हॉस्पिटल पे बम गिराने के बाद में जो इजराइल एविडेंस नहीं दे पा रहा, तो उसके क्या लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन या रिजल्ट होंगे। इन चारों में से एक रिजल्ट होगा इसका, ठीक है। ये उसकी स्ट्रेटेजी को इजराइल की मजबूत कर देगा, ये इजराइल के जस्टिफिकेशन पे डाउट खड़ा कर देगा, ये एक पोटेंशियल अलायंस खड़ा कर देगा, इजराइल और हमास के बीच में दोस्ती हो जाएगी, या फिर हाई डेसिबल जो प्रोपोगेंडा है उसकी इफेक्टिवनेस को ये हाईलाइट करेगा और ज़्यादा जो है उसको लाइमलाइट देगा। क्वेश्चन इजी नहीं है, लेकिन इजी उसके लिए जिसने आर्टिकल मन से पढ़ा है। वैसे मेंस लेवल का है, आंसर फर्स्ट कमेंट में रखा हुआ है, ऑफकोर्स वहाँ से मैच कर लेना है। थर्ड में आओ, कॉलम्स मैच करने हैं, यहाँ आपका पूरा मेंटल जूस निकल जाएगा। क्विड प्रो क्यों क्या होता है, किससे मैच करोगे, इन रिटर्न फॉर से करोगे। इम्पॉसिबल टू डिकोड क्या होता है, इग्रीजियस होता है, ठीक है। नॉट फिजिबल को क्या बोलेंगे, सेमेट्री बोलेंगे। इस तरीके से आपको मैच करवाना है। सभी के आंसर रखे हैं, वहाँ से मैच करो, पहले खुद से बनाओ, है ना। लास्ट में दो एरर्स हैं, पहली एरर आपको मिलेगी इस वर्ड की वजह से या इसके आसपास, और दूसरी एरर आपको मिलेगी यहाँ पे। ये ज्वेलरी वाला लेजिस्लेशन, ब्रेड, एडवाइस, पेपर, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये कॉन्सेप्ट मैंने आज करवाया नहीं,
क्लास लंबी है लेकिन इस पर क्वेश्चन आपको दे दिया है, कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आना चाहिए। वैसे अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे शीट को तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे एविडेंस के ऊपर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, फिर करवा देंगे, नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। अंटिल देन